हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम डे स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना एजुकेटर शुभम सर आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ आपके भारी डिमांड पे HIS 202 यानी हमारे जो BA थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हिस्ट्री का 202 का प्रीवियस ईयर पेपर। स्टूडेंट्स, ये 2023-24 में हुआ आपका प्रीवियस ईयर पेपर है और पेपर का टाइटल हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1857 टू 1950 AD। तो ये हिस्ट्री का आपका सेकंड पेपर है हमारे थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अच्छे से देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए थे, उनके राइट आंसर क्या है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का आपका शेयर बनता है, आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड से और लाइक कर लीजिएगा। अगर जो स्टूडेंट्स हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स हम इसी प्लेटफॉर्म पे आपके लिए सारे वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। आपके एग्जाम से पहले हम आपके सारे वीडियोज़ को कवर कराने की पूरी कोशिश करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन। तो जब बात करते हैं 1877 में, पहले तो आपको याद रखना है दिल्ली दरबार जब हो रहा है तो दिल्ली दरबार का टाइमिंग आपको यहाँ याद रख लेना है कि 1877 है। 1 जनवरी 1877 में दिल्ली दरबार लगाया गया था और उस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिटन। ठीक है, जो लिटन था ये आपका गवर्नर जनरल था स्टूडेंट। और ये क्यों दिल्ली दरबार लगाया गया था, तो जॉर्ज फाइव और क्वीन मैरी का जो विवाह समारोह था, ठीक है, तो तो इसलिए ये दिल्ली दरबार कि इनको भारत का क्या बनाया गया था, राजा और रानी बना दिया गया था। ठीक, विवाह। स्टूडेंट, इनको जो जॉर्ज फाइव को और क्वीन मैरी को भारत का सम्राट और महारानी, मतलब ये सम्राट और महारानी बनने पर दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। तो स्टूडेंट 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में, देखिए अभी 1877 में दिल्ली दरबार, एकदम आप इसको क्रोनोलॉजी से याद करिए। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था लॉर्ड लिटन द्वारा। और ये क्या करता, भारतीय प्रेस पे और सेंसरशिप लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए लाया गया था कि उनके ऊपर टैक्स लगाना, उनको अगर कुछ भी वो बिना सरकार की अनुमति के पब्लिश नहीं कर सकते थे। अगर वो कुछ भी सरकार के खिलाफ पब्लिश करते थे तो उनके प्रेसों को जब्त कर लिया जाता था, उनके न्यूज़पेपर को जब्त कर लिया जाता था और प्रेस पे ताला लगा दिया जाता था। तो लॉर्ड लिटन लाया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ईयर याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे। तो 1878 में आया था। दिल्ली दरबार 1877 में किया गया था और लॉर्ड लिटन दोनों में था। ठीक है, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने, ये भी याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन वैसे है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्रथम अकाल आयोग नियुक्त हुआ। तो स्टूडेंट, जो प्रथम अकाल आयोग नियुक्त किया गया 1878 का ही समय है। देखिए इसको सबको क्रोनोलॉजी से आप याद करेंगे, आपको एक नंबर से याद रहेगा। पेन पेपर लेके ही बैठिएगा, छोटी छोटी बातें जो बता रहा हूँ नोट करिएगा, तो ही पेपर आपका अच्छा और अच्छा हो सकेगा स्टूडेंट्स। तो 1878 में हुआ था। और अब इसका कौन था गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड लीटन इस वक्त भी। जब समय आपको याद है और गवर्नर जनरल का टाइम पीरियड याद है, तो प्रथम अकाल आयोग 1878 में आया, लॉर्ड लीटन गवर्नर जनरल था। और प्रथम अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो रिचर्ड स्ट्रेची था, रिचर्ड स्ट्रेची। प्रथम अकाल आयोग का जो आपका अध्यक्ष चुना गया था वो रिचर्ड स्ट्रेची को चुना गया था। अगला क्वेश्चन, गवर्नर जनरल के रूप में देखिए अब वही प्रश्न, लॉर्ड लिटन का कार्यकाल कब तक था। तो अगर आपको ये याद रहता तो ये चारों क्वेश्चन आप कर लेते। तो इसका कार्यकाल स्टूडेंट, लॉर्ड लिटन के बारे में ही बहुत सारा प्रश्न पूछ दिया गया था। तो इसका कार्यकाल 1876 से 1880 है। ये ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। स्टूडेंट, साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि हमने HIS 201 का भी वीडियो कराया हुआ है और उसमें मैराथन भी करा दिया है स्टूडेंट। तो आप जाके उसको दोनों के वीडियोस को देख लीजिएगा, मैराथन देख लीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी सबसे अच्छे ढंग से हो पाए। स्टूडेंट, आप किस कॉलेज से वीडियो देख रहे हैं और आप कौन से पेपर का और वीडियो चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी अपडेट्स उस पर वीडियो रिलेटेड और क्लास रिलेटेड मिल जाएगी। आप डाउट भी अपने वहां पे हमसे क्लियर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हंटर आयोग किस विषय से संबंधित था। तो स्टूडेंट याद रख लीजिए, हंटर आयोग जो था 1882 में आया था, 1882 के अराउंड आया था। ठीक है, तो पहले हंटर आयोग कब आया, 1882 में आया। और किससे संबंधित था, तो शिक्षा में। और शिक्षा में भी किससे, तो प्राइमरी शिक्षा से था। प्राइमरी शिक्षा के सुधार के लिए हंटर आयोग 1882 में लाया गया था। इसको भी आप याद रखिएगा, प्राइमरी शिक्षा से संबंधित था, नोट करते चलिएगा। अगला प्रश्न, इल्बर्ट बिल किस विषय से संबंधित था। तो
तो इल्बर्ट बिल जो था, तो इल्बर्ट बिल किस विषय से संबंधित था स्टूडेंट? तो इल्बर्ट बिल जो था वो 1883 में आया था। वो कब आया था? 1882 में। देखिए लगातार मैं बताते चल रहा हूँ और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से उठाया गया है। तो 1883 में आ रहा है इल्बर्ट बिल, 82 में हंटर आयोग, ठीक है। तो स्टूडेंट ये शिक्षा ये जो अब इल्बर्ट बिल था ये आपका न्यायालय न्यायपालिका से संबंधित था, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन सही रहेगा, न्यायपालिका के लिए इल्बर्ट बिल लाया गया था। इसमें क्या किया गया था स्टूडेंट? और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड रिपन था, याद रखिएगा, लॉर्ड रिपन था गवर्नर जनरल। इस समय कौन है? गवर्नर जनरल का टाइम पीरियड याद रख लीजिएगा तो आपको बहुत फायदा होगा। तो लॉर्ड रिपन था स्टूडेंट। और लॉर्ड रिपन ने क्या किया इसमें इल्बर्ट बिल में, किसने ब्रिटिश व्यक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई के लिए भारतीय जजों को भी अधिकार दे दिया। पहले अधिकार नहीं था कि ब्रिटिश व्यक्ति के मामलों में भारतीय जज सुनवाई कर सके, लेकिन इसमें भारतीय जजों को भी अधिकार दिया गया था। तो ये लॉर्ड रिपन लाया था और ये न्यायपालिका से जुड़ा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वायत्त शासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो है जनक कौन है? तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यही तो लाया, स्वायत्त लोकल यानी लोगों को लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। स्टूडेंट अभी पहले ही बताया, लॉर्ड रिपन ने ही भारतीय जजों को दिया, पावर दे दिया, ठीक है। और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो जनक है वो 1882 में ये जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाली जो पॉलिसी थी ये 1882 में लॉर्ड रिपन ही ला रहा है, ठीक है। हंटर कमीशन के समय भी आपका रिपन ही है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई? तो भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो रही है। और अब गवर्नर जनरल कौन है स्टूडेंट? अब गवर्नर जनरल बदल जा रहा है, ठीक है। और अब गवर्नर जनरल कौन आ रहा है? लॉर्ड डफरिन। और स्थापना किसने किया भारतीय नेशनल कांग्रेस का? एओ ह्यूम ने। स्थापना किसने किया? तो आप याद रखिएगा एओ ह्यूम, ठीक है, एओ ह्यूम, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब था स्टूडेंट? तो ये नवंबर 7 1885 में। ऑप्शन बी जो आपको दिख रहा है, नवंबर 7 का दिन था 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध शुरू हुआ था। तो ठीक है, तो ये आपका 1885 हो जाएगा। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पे खर्च करने का व्यवस्था भारत में किया गया था? तो स्टूडेंट जो चार्टर एक्ट 1813 था, चार्टर एक्ट 1813 में भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की छूट दी गई थी, ठीक है, व्यवस्था की गई थी, ठीक है, चार्टर एक्ट में, ठीक है, 1813 में। ये भारतीय शिक्षा में को बढ़ावा देने के लिए था ये, और मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए भी वकालत कर रहा था। तो और ये 1813 के ही चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग 1906 में स्थापना हुई है, ठीक है, आप याद रखिएगा। बंगाल विभाजन 5 में, मुस्लिम लीग 1906 में। तो 1906 में स्थापना कहाँ हुई? तो ढाका में हुई। याद रखना है कहाँ स्थापना हुई? ढाका में, बांग्लादेश के ढाका में। और स्थापना किसने किया? तो स्टूडेंट स्थापना करता नवाब सलीमुल्लाह था, ठीक है। तो नवाब सलीमुल्लाह, ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह इसका स्थापना करता था, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ये सारी बातें नोट करते जाइए क्योंकि इसी से क्वेश्चन इसके आसपास आपसे जरूर मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो कह रहा है लॉर्ड लीटन ने भारतीय शस्त्र अधिनियम किस वर्ष में पारित किया? तो लॉर्ड लीटन जो था भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में पारित किया। कब किया? 1878 में पारित किया, ठीक है। 1878 में इसने पारित किया। 1876 से 1880 तक इसका कार्यकाल था। और 1878 में इसने जो है इंडियन आर्म एक्ट को पारित किया। भारतीयों को बिना लाइसेंस के हथियार रखने से वंचित कर दिया। और भारतीयों को अगर हथियार रखना है तो इसके अनुसार उनको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, लाइसेंसधारी होना पड़ेगा। अगला प्रश्न, स्टूडेंट जरा पेपर थोड़ा धुंधला है लेकिन फिर भी आप कॉपरेट करिएगा। तो देखिए जरा, मैं जो पढ़ रहा हूँ ध्यान से सुनिए अगर आपको दिख नहीं रहा। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया? तो लाया था लिटन, ल से लिटन, ल से लाया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लाया? लॉर्ड लिटन। और रद्द किया किसने? तो र से रिपन और र से रद्द। तो ठीक है, रिपन ने वो रद्द कर दिया। तो लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था, ठीक है। और कब लाया गया था? 1878 में लाया गया था। और रद्द करने का ईयर क्या है? तो 1881 में, 1881 में रद्द किया गया, ठीक है। लाया गया 1878 में लॉर्ड लीटन द्वारा, रद्द किया गया 1881 में रिपन द्वारा, ठीक है। चलिए, रॉबर्ट कमीशन निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित था? तो रॉबर्टसन कमीशन जो था, रॉबर्टसन कमीशन स्टूडेंट, ये भारत रेलवे व्यवस्था से संबंधित था। रॉबर्टसन कमीशन की स्थापना रेलवे को 1901 में लॉर्ड कर्जन ने, ये कब इसको रॉबर्टसन कमीशन का गठन हुआ? 1901 में लॉर्ड कर्जन ने मिस्टर रॉबर्टसन के नेतृत्व में भारतीय रेलवे के लिए, ठीक है, रॉबर्टसन कमीशन का गठन किया कि भारत में कैसे रेलवे लाइन बिछाया जाए, कहाँ कहाँ
कहाँ का रेलवे लाइन बिछानी है, सारी प्लान के लिए रॉबर्टसन कमीशन 1901 में लाया। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था, बार बार पूछ रहा है, तो लॉर्ड कर्जन था। स्टूडेंट वीडियोस को आपका शेयर सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए, वीडियोस को शेयर करेगा, बहुत एफर्ट लगाते हैं स्टूडेंट्स आपके लिए वीडियो प्रिपेयर करते हैं, तो वीडियो शेयर भी होना चाहिए ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़े, मुझे लगे कि हम लोग कुछ अच्छा काम आपके लिए कर रहे हैं। अगर आप वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आपका रहता है स्टूडेंट, शेयर अच्छा होता है, तो हम इसका महामैराथन भी आपको जल्दी कराएंगे। साथ ही साथ इस हमने 201 का नॉर्मल वीडियो भी करा दिया है, प्रीवियस ईयर भी करा दिया, महामैराथन भी करा दिया, तो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, जाके आप देख लीजिएगा। बीए थर्ड सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई, तो रेलवे बोर्ड की स्थापना लॉर्ड कर्जन, मैंने बताया ना अभी, रेलवे की स्थापना रॉबर्टसन कमीशन भी तभी आ रहा है 1901 में, 1901 में ही रेलवे बोर्ड भी बन रहा है, और इसकी स्थापना 1901 में हो रही है। और कौन है इस समय जो गवर्नर जनरल, तो 1901 में गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन है, ऑप्शन डी आपका राइट होगा, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न देखिएगा, लॉर्ड कर्जन द्वारा नियुक्त विश्वविद्यालय आयोग का प्रथम अध्यक्ष, तो अब विश्वविद्यालय इससे आप तैयार करिएगा कि विश्वविद्यालय आयोग जो है 1902 में आ रहा है, बहुत लाइन से क्वेश्चन, पता नहीं कहां से यूनिवर्सिटी ने हर ईयर पे बहुत ध्यान से फोकस करके उठा लिया क्वेश्चन। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा नियुक्त विश्वविद्यालय आयोग, तो विश्वविद्यालय आयोग 1902 में आ रहा है, और इसका और ला कौन रहा है, गवर्नर जनरल कर्जन। इसका अध्यक्ष किसको बनाया, सर थॉमस रिले को, सर थॉमस रिले को बनाया था यूनिवर्सिटी कमीशन का क्या हेड, आप कह सकते हैं कि अध्यक्ष बनाया था, प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न, भारत के वायसराय के रूप में लंबा कार्यकाल किसका था। अब स्टूडेंट यहां तो अगर ये इसमें से पूछ रहा है तो अलग बात है, लेकिन मैं बता दूं सबसे लंबा कार्यकाल लॉर्ड लिलिंथ गो का था, लॉर्ड लिलिंथ गो का था, ठीक है, 8 साल कुछ महीने का। और फिर उसके बाद लॉर्ड डलहौजी का था, वो भी 8 साल था। दोनों ने, लॉर्ड लिलिंथ गो और लॉर्ड डलहौजी, दोनों लगभग 8 साल के आसपास काम किया है, लेकिन सबसे ज्यादा लिलिंथ गो का है, उससे थोड़ा कम डलहौजी का है। तो अगर इसमें से पूछे कि कौन किया, तो इसमें से कोई नहीं किया। मतलब अगर पूछ रहा है कि कौन सा वाइसराय के रूप में सबसे ज्यादा कार्यकाल है किसका है, तो लॉर्ड लिलिंथ गो का है। लेकिन अगर आप पूछ रहा है इसमें से किसका है, तो इसमें स्टूडेंट जो है वो आपका, तो स्टूडेंट लॉर्ड कर्जन का था, ठीक है, इसमें से लॉर्ड कर्जन का भी था। और अब इसी के बराबर 6 साल काम लॉर्ड हर्डिंग ने भी किया है, इसने भी 6 साल किया है, ये दोनों 6 साल। और मैंने 8 साल में सबसे ज्यादा किसका है, तो लॉर्ड लिलिंथ गो का है, वो आप याद रखिएगा। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी का है, फिर इन दोनों ने, लॉर्ड हर्डिंग और लॉर्ड कर्जन ने 6 साल काम किए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना, अब ये प्रश्न भी इस यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट पता नहीं कहां से उठाया, ऑप्शन बहुत गलत दिया है। इसी तरह इसके पहले भी क्वेश्चन में ऑप्शन गलत दिया था, जिसका सही आंसर मैंने आपको बताया। तो पहले आप याद रख लीजिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1861 में इसकी स्थापना, एएसआई की स्थापना जो है, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना, एएसआई की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम जो था उसने किया, ठीक है। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया, तो अलेक्जेंडर कनिंघम अध्यक्ष था, लेकिन वायसराय कौन था, गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग था, इसमें सही आंसर होना चाहिए कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। तो आप लॉर्ड कैनिंग को याद रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 तक था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर कैनिंग होगा। आप खुद भी जाके इसको आप सर्च करके या चीजों को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी पे ऑप्शन पे भी भरोसा नहीं रखना है, सही चीजें याद रखनी है, इसलिए मैं आपको सही ऑप्शन, मैं आपको सीधे डायरेक्ट सही आंसर बताता हूँ, ऑप्शन के चक्कर में नहीं डालता आपको। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है, तो अब पुरातत्व का जन्म जो है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का या आर्कियोलॉजी का अध्यक्ष जो है या जनक जो है, अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। यही प्रथम डायरेक्टर थे, यही प्रथम प्रेसिडेंट थे। 1861 में एएसआई की स्थापना की गई थी, ये भी याद रखिएगा। किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति आग्रगामी नीति यानी फॉरवर्ड पॉलिसी अफगानिस्तान के खिलाफ किसने अपनाया, तो इस स्टूडेंट फॉरवर्ड पॉलिसी अफगानिस्तान के खिलाफ लिटन ने अपनाया था। और लिटन का कार्यकाल आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है, तो लॉर्ड लिटन ने किया था, ठीक है। और इसका लॉर्ड लिटन ने जो अफगानिस्तान के खिलाफ ये जो लाया था, ठीक है। और रूस के जो है, रूस के बढ़ते व्यापारिक विस्तार के मध्य एशिया में जो रूस का विस्तार था कम करने के लिए अफगानिस्तान के प्रति अग्रगामी नीति लॉर्ड लिटन ले आया था। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की, किसने भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की, तो स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन बहुत कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए स्टूडेंट। तो ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ के जाएंगे तो आप नॉर्मल पेपर में बार बार बताता हूँ कि आराम से आप क्लियर कर लोगे। जो है जीएस से रिलेटेड सेक्शन आप बड़ा आराम से जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है उससे रिलेटेड सेक्शन आप बड़ा अच्छे से कवर कर लोगे।
तो जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना किससे की थी? औरंगजेब से की थी। और ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में एक चीज और जानिए जो इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कांग्रेस का जो बनारस का अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता की थी, यानी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे बनारस अधिवेशन के। और इन्होंने सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना भी की है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की है। आसाम में पहली चाय कंपनी कब लगाई गई, कब स्थापित की गई? तो 1839 में। 1839 में जो आसाम में पहली चाय कंपनी लगाई गई और उसका नाम क्या था? आसाम टी कंपनी। नाम भी क्या था? आसाम टी कंपनी, याद रख लीजिएगा। अंग्रेजों ने भारत में प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया? तो अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, और ये पूछा, मैं बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए, एसएससी में भी पूछे गए हैं, पुलिस में भी पूछे गए हैं, बीपीएससी में भी पूछे गए हैं, ठीक है, यूपी पीसीएस के आसपास में भी कुछ क्वेश्चन डाले गए थे, ठीक है। तो प्रथम मदरसा जो है अंग्रेजों ने भारत में कलकत्ता में लगाया, ठीक है, कलकत्ता में, ये आप याद रखिएगा, 1780 ईस्वी में। कब लगाया था? 1780 में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी में प्रथम संस्कृत विद्यालय की स्थापना, बनारस में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जो हुई, तो बीएचयू को तो जानते हैं आप, किसने स्थापना की? और जो प्रथम संस्कृत महाविद्यालय था, जोनाथन डंकन ने। किसने की थी? जोनाथन डंकन ने, ठीक है स्टूडेंट, सॉरी, इस समय जो बनारस में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय था, इसकी स्थापना किसने की थी? तो वारेन हेस्टिंग ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है, मैंने गलती से जॉनथन डंकन बताया, वारेन हेस्टिंग ने की थी, ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पूछा गया है, एजुकेशन में भी पूछा जाता है, इंग्लिश में भी पूछा जाता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका अनुवाद, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था, चार्ल्स विल्किंस ने, ठीक है। तो चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन किया, और ये ट्रांसलेशन कब पब्लिश होकर आया था? 1785 में ये आ गया था छप के, ठीक है, पब्लिश हो गया था 1785 में के आसपास चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। अगला प्रश्न देखिए, चार्ल्स वुड का डिस्पैच किससे संबंधित था? तो जो वुड का घोषणा पत्र जो था, चार्ल्स वुड का, ये भारतीय शिक्षा के संबंध में वुड का घोषणा पत्र लाया गया था, ठीक है। इसमें अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया था, महिला शिक्षा पे जोर दिया गया था, लेकिन साथ ही साथ अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ प्राथमिक जो स्तर पर शिक्षा थी, यानी 1 से 5 तक जो शिक्षा होती है, उसको मातृभाषा में देने की वकालत वुड ने की, चार्ल्स वुड ने की थी, जिसको वुड का डिस्पैच कहा जाता है। स्टूडेंट इसके ईयर्स आप देख लीजिएगा, कभी कभी ईयर्स भी पूछता है, इसको आप खुद देख लीजिएगा। सैडलर आयोग संबंधित था, तो स्टूडेंट सैडलर आयोग जो था वो शिक्षा से संबंधित था, ठीक है, ये भी शिक्षा से संबंधित था, सैडलर आयोग। और स्टूडेंट इसमें क्या था? कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सैडलर आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। 1917 में इसको किया गया था, उसका गठन 1917 में किया गया था, और 1919 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। लॉर्ड मैकाले संबंधित था। अब इसने, लॉर्ड मैकाले ही वो व्यक्ति है जिसने शिक्षा की भाषा भारत में क्या कर दी थी? सारी शिक्षा की भाषा, वुड ने कहा था कि प्राथमिक स्तर पे शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, लेकिन वुड जो ये था, जो मैकाले था, इसने ही अंग्रेजी शिक्षा को मुख्य भाषा बना दिया था भारत में शिक्षा देने का। तो अंग्रेजी शिक्षा लाने का जो सारा जो जिम्मेदारी थी वो लॉर्ड मैकाले की थी, यही लेके आया था भारतीयों में अंग्रेजी शिक्षा का बढ़ावा देने। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुई, ठीक है। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा। किसके द्वारा? सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा, ठीक है, सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हंटर कमीशन के रिपोर्ट में किसके विकास पे जोर दिया गया है? तो हंटर कमीशन जो आया था स्टूडेंट 1882-83 में आया था, 82-83 में। तो 1882 के आसपास जब ये आया था 82-83 में, तो इसने प्राइमरी शिक्षा पे जोर दिया था। किस पे दिया था? प्राइमरी एजुकेशन पे जोर दिया था, मैंने पहले भी आपको बताया है। अगला प्रश्न, किसके कार्यकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई? तो अब गवर्नर जनरल बताना, लाने का श्रेय कौन गया? मैंने अब मैकाले को गया। मैकाले के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसी ने परमिशन दे दिया। मैकाले की सिफारिश को अंतिम रूप किसने दिया गवर्नर जनरल के रूप में? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 में, किस ईयर में? 1835 में अंग्रेजी शिक्षा को क्या कर दिया? शिक्षा का देने की भाषा स्वीकृत कर दी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। बेंटिक ने ही वो व्यक्ति है जिसने सती प्रथा को बंद किया था, मैंने बताया था आपको। इससे पहले का भी जो वीडियो है स्टूडेंट वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इस पेपर के अगले दूसरे पेपर के क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, जो आपका HIS 201 है उसका क्वेश्चन के पेपर HIS 202 में मिल जाते हैं, और 202 के क्वेश्चन 201 में भी मिलते हैं। तो स्टूडेंट दोनों वीडियो देखिएगा, महामैराथन देखिएगा,
और अगर आपके वीडियो से सपोर्ट मिला तो हम आपके लिए एक महामैराथन इस पेपर में भी कराएंगे, ठीक है। तो वीडियोस को स्टूडेंट जरूर शेयर करिएगा। अगला प्रश्न, बंगाल को विभाजित करने वाले गवर्नर जनरल का क्या नाम था? बंगाल को किसने बांटा? तो स्टूडेंट बंगाल को जो बांटने वाला गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कर्जन ही था। बंगाल विभाजन इसी ने कर दिया था, ठीक है। 1900 कब 5 में, ऐसे 1905 में लॉर्ड कर्जन ने ईस्ट बंगाल और जो है वेस्ट बंगाल में बांटा था, जो ईस्ट बंगाल आज बांग्लादेश बन चुका है। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो गवर्नर जनरल तो था, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन था? तो उप गवर्नर जनरल। तो स्टूडेंट उप गवर्नर जनरल था सर एंड्रयू फ्रेजर। एंड्रयू फ्रेजर था, एंड्रयू फ्रेजर, एंड्रयू फ्रेजर था। और माना जाता है कि एंड्रयू फ्रेजर ने ही बंगाल विभाजन का विचार लॉर्ड कर्जन के मन में डाला था। तो कौन था वो? सर एंड्रयू फ्रेजर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल था 1905 के समय। बंगाल विभाजन के पश्चात कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? तो स्टूडेंट जब बंगाल विभाजन हुआ तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें विदेशी चीजों का बहिष्कार होना शुरू हो गया था 1905 में। तो स्वदेशी आंदोलन का ईयर भी याद रख लीजिएगा, 1905 ही है, ठीक है। चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो स्टूडेंट भारत सरकार अधिनियम 1919 को मोंटेग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। मोंटेग चेम्सफोर्ड ये दोनों व्यक्ति थे, दोनों, एक मोंटेग था एक चेम्सफोर्ड था, उसी दोनों के नाम पे इसे मोंटेग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, भारत की तरफ से किसके विस्तार के डर से 19वीं सदी का भारत अफगान संबंध प्रभावित हुआ? तो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर पहले ही बताया था कि रूस के जो अफगानिस्तान के तरफ अग्रगामी नीति थी वो रूस के डर से ही लाई गई थी, क्योंकि मध्य एशिया में जो था रूस का प्रभाव बढ़ रहा था, उसको रोकने के लिए लिटन ने अग्रगामी नीति का लिया था, तो रसिया के डर से लाया था। ये बात मैंने आपको बता दी, पहले भी बताई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, मैंने मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई मैंने ये पहले भी बताया, 1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह ने की थी, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। और अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष आगा खां शायद बने थे, अभी बताऊंगा, आगे आ रहा है, ठीक है। आगा खां जो थे वो पहले प्रेसिडेंट बने थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, ठीक है। तो पूछ भी रहा है, तो ढाका में हुई। और पूछ, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? तो आगा खां बने थे, ठीक है, आगा खां बने थे। इनको आगा खां तृतीय, इनका पूरा नाम, आगा खां नाम से तो और लोग भी थे, लेकिन आगा खां तृतीय पूरा नाम है, और इनका असली नाम था सुल्तान मोहम्मद शाह। इनका नाम क्या था? सुल्तान मोहम्मद शाह, जिनको आगा खां के नाम से जानते हैं। यही प्रथम अध्यक्ष बने थे मुस्लिम लीग के। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किस वायसराय के काल में हुआ? तो स्टूडेंट प्रथम जो फैक्ट्री अधिनियम है वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में आया था, लॉर्ड रिपन, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। स्टूडेंट जो गवर्नर जनरल है उनके कार्यकाल की घटनाएं आप देख लेंगे ना, तो ये पेपर अच्छे से आप थोड़ा कर लेंगे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब आया? तो स्टूडेंट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में आया था, 31 अक्टूबर 1920 को आया था। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया था लाला लाजपत राय को, लाला लाजपत राय को, याद रखिएगा। एल्बर्ट बिल विवाद किस सन में आया? तो एल्बर्ट बिल जब आया तभी बिल विवाद भी आ रहा है, 1883 में आया। कब आया? 1883 में आया, मैंने पहले इसके बारे में बात कर ली है। स्ट्रेची आयोग की स्थापना किसने की? तो स्ट्रेची आयोग जो था ये पहला जो आपदा के ऊपर गठित जो था ये कमीशन था, आपदा यानी फेमाइन। तो फर्स्ट फेमाइन कमीशन था आपदा आने पे। और स्ट्रेची तो ये फेमाइन कमीशन कब आ रहा है? 1878 में। ईयर जब हमको स्ट्रेची कमीशन का याद हो गया 1878, तो उस समय गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड लिटन है। आंसर आपका डी हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। ये आप भारत में बहुत बड़ा सूखा अकाल पड़ा था, उस समय ये आया था, ठीक है। इसमें कौन सा बागान उद्योग विदेशी पूंजी से आरंभ हुआ? तो कौन सा बागान उद्योग विदेशी पूंजी से स्थापित हुआ? तो स्टूडेंट नील की खेती भी विदेशी पूंजी से, और चाय, ठीक है। तो उपरोक्त दोनों आप इसके साथ जा सकते हैं, ठीक है। विदेशी पूंजी से नील और चाय की खेती स्टार्ट हुई, क्योंकि तिनकठिया पद्धति में जबरदस्ती नील भी उगवाया जा रहा था। अगला प्रश्न, अंग्रेजी सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? तो सैडलर आयोग, स्टूडेंट सैडलर आयोग जो है 1917 में गठित हुआ था, मैंने इसके बारे में बात की, और इसने अपना रिपोर्ट 1919 में पेश किया था। तो सैडलर आयोग 1917 में गठित हुआ था, ये बता चुका हूं मैं। सार्जेंट योजना किस वर्ष गठित की गई? तो स्टूडेंट सार्जेंट स्कीम जो था वो शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए इसको भी लाया गया था, और 1944 के अराउंड आया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1944 में ये आया था, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध कब किया गया? यानी जो सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की उनके लिए अलग जो पृथक नेतृत्व मिले, इसके लिए कब इसकी बात की गई? तो स्टूडेंट
जो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में जो आया, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया, इसी में इसकी बात की गई थी। ये 90 एक्ट ऑफ 1909 मार्ले मिंटो सुधार के समय मुस्लिमों को अलग जो है रिप्रेजेंटेशन देने की बात की गई, नेतृत्व देने की बात की गई थी। सांप्रदायिक समझौता किस वर्ष घोषित हुआ? सांप्रदायिक समझौता था स्टूडेंट, जो कम्युनल अवार्ड था 1932 में। 1932 में कम्युनल अवार्ड जो इसको कहा जाता है, जिसको सांप्रदायिक समझौता कहते हैं, 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश पीएम रैमसे मैकडोनाल्ड लाया था। कौन लाया था ये? अगर पूछे कौन लाया था तो 16 अगस्त 1932 में जो ब्रिटिश पीएम था रैमसे मैकडोनाल्ड, वही लेके आए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने की? तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा की जब बात करते हैं स्टूडेंट, तो डायरेक्ट एक्शन डे इसको नाम से बहुत पॉपुलर है। तो प्रत्यक्ष यानी देखते ही, जो इसको मतलब देखते ही मारने का आदेश ऑल इंडिया लोगों को, मतलब जो था डायरेक्ट कि हम प्रत्यक्ष कार्रवाई करेंगे, डायरेक्ट एक्शन डे, तो ऑल इंडिया मुस्लिम जिन्ना द्वारा स्टार्ट किया गया था। जिन्ना ने इसकी बात की थी। ठीक है, मुस्लिम लीग के नेतृत्व में। तो स्टूडेंट अब वीडियो की तरफ हम 49वां क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा। कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके बताइएगा। अगर महामैराथन चाहिए तो स्टूडेंट महामैराथन कमेंट करिएगा, तो हम उसको लेके आएंगे अगर आपका अच्छा रिस्पांस रहा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हैदराबाद राज्य ने स्वतंत्र भारत के विलय पत्र पे कब हस्ताक्षर किए? यानी हैदराबाद को भारत में कब मिलाया गया? तो स्टूडेंट हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, ये सब देख के जाइएगा, क्योंकि वीडियो बड़ा ही होता रहता है। जितना मैं हो पाता है मैं आपको कर रहा हूँ। तो 1948 में ही हैदराबाद राज्य को भारत में मिलाया गया, पटेल जी के अदम्य साहस के। और इस कब 17 सितंबर को, तारीख भी बता दे रहा हूँ, 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद को भारत में विलय करा लिया गया। और इसके लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसका नाम क्या था? ऑपरेशन पोलो। ठीक है, ऑपरेशन पोलो के थ्रू, याद रखिएगा, ऑपरेशन पोलो, POLO। ठीक है, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था इसके लिए, अगर पूछता है तो ये भी याद रखिएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। तीन कठिया पद्धति संबंधित है, तो तीन कठिया नील की खेती से, आप याद रखिएगा। और नील क्या? नील चंपारण में, नील की खेती कहाँ हो रही थी? चंपारण किसान के लिए। ठीक है, 1/3 जो था नील उगाने को लेकर तीन कठिया पद्धति की बात की। अंग्रेजों ने दबाव डाला था, जिसपे गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह किया था। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह से तीन कठिया पद्धति जुड़ी हुई है, नील की खेती को लेकर जुड़ी हुई है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपके लिए हमने सारे जो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए। आशा करते हैं वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो शेयर कर दीजिएगा। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए माय डीडी यूनिवर्सिटी फैमिली की तरफ से गुड लक।